quality education should be available for anyone and everyone. He comes from a very modest background himself. Right. And when he migrated to Gurugram, he thought that this is a basic right. As per our constitution, education is a basic right and everybody and anybody should have right to this education sector. कि आज स्कूल्स खोलने की सोचता है तो इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव complete business proposal, right? First you have to acquire the land, which will not come anyways up to like 50 CR plus we are talking about. Yeah. Then you have to build the building around it, so that's another I will say at least 25 to 30 CR. So it is a huge undertaking financially to be able to build a school. हमारे घर पे मेड है, हमने कोई उनके बच्चों के एडमिशन का डिस्कशन चल रहा था. Okay. तो शी वाज लाइक कि मुझे कोई अच्छे प्राइवेट स्कूल में डालना है. जो आपने बोला कि हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में हो, तो वो चाहता है अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना. तो आई आस्क्ड हर क्वेश्चन कि सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डाल रहे आप, क्योंकि अब मुझे पता है उनकी आर्थिक सिचुएशन क्या है और फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे जो स्कूल वो प्लान कर रहे हैं. Definitely. तो फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा सोच के कि अभी एक्साइटमेंट में तो आप डाल दोगे, बट आगे कैसे प्लान करोगे, एक महीना आपके पास काम नहीं है या आपके हस्बैंड के पास काम नहीं है, हाउ यू आर गोना अफोर्ड इट. बिल्कुल. तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि आपने सरकारी स्कूल जाके कभी हाल देखा है उनका. अब सरकारी स्कूलों में आप AI की भी बात करो, रोबोटिक्स की भी बात करो, ये सारी बातें करें, बट फिर हमें रियलिटी समझ आती है कि भैया हमारे तो सर में छत भी नहीं है और हम बात कर रहे हैं रोबोटिक्स की और हम AI की बात कर रहे हैं. हम एक तरफ बात कर रहे हैं टैबलेट्स बांटने की और हमारे बच्चे को तो टैबलेट होता क्या है, ऑन कैसे करते हैं उसको तो वो भी नहीं, उसको ईट और टैबलेट के बीच में अंतर नहीं पता. ट्रू. Welcome to this podcast, Swati, and lovely to have you in our office today for this podcast. Let's talk education, जहाँ पे हम एजुकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. Okay. और इस पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन विद यू, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट एजुकेशन सिस्टम बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम ना बहुत ही वास्ट टॉपिक है पहली बात, और उससे ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जहाँ पे we have to implement a lot to implement in our education system specifically. Now, as being a business owner and running a school chain, I guess 17 schools you own, right? 15 schools you own, and all based in Haryana region majorly. Yes. So, आपका क्या विजन रहा है इन स्कूल्स को स्टार्ट करने के लिए और कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, then we'll take it forward from there. Sure. So आपने जो इनिशियली बात बोली मैं उससे कम्प्लीटली अग्री करती हूँ. एजुकेशन स्पेस एक इतना बड़ा सेक्टर है कि बस हम ये फिगर आउट कर रहे हैं कि इसको हम बेटर कैसे करें सालों से कर रहे हैं. पहले जो पूरा इशू था, आज से 10 साल पहले की बात करें तो पूरा इशू था कि एनरोलमेंट नंबर्स कैसे बढ़ाएं. अब क्या है, एनरोलमेंट नंबर्स बढ़ गए हैं. अब हम लेवल 2 पे आ गए हैं इंडिया में, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ. अब हम ये आ गए हैं कि हम ये देखें कि बच्चे ने सीखा कितना है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो एलओज हैं वो कितने मीट हुए हैं. सो नाउ अभी एक रीसेंट स्टडी पब्लिश हुई थी, यू माइट हैव सीन इट, जिसमें ये देखा गया कि सिर्फ 20% बच्चे जो हैं जो कि ग्रेड 3 के हैं वो ग्रेड 2 का टेक्स्ट जो है अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ पा रहे हैं कि उसमें क्या लिखा है. सिर्फ 20%. सो अब हम बात कर रहे हैं इंडिया में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, with which NEP is bringing about a lot of changes, lot of good changes that they're talking about. So that is a very valid concern. It's a very big industry and इसके इतने सारे aspects हैं कि कई बार समझ नहीं आता कहाँ से सिर पैर कहाँ से पकड़े इसका, right? So coming back to my group particularly, I remember my family migrated to Gurugram, right? So my father, he's an MBA from IIM Ahmedabad, and after that he was pursuing his job. I think he was in Karnal. He was posted somewhere in Karnal. He always wanted to move towards entrepreneurship. And with that vision and that dream, he came to Gurgaon. And with him, he brought along his wife and 2 kids, right? So he came here, he started his journey. And, the first challenge that any parent today also faces, because Gurgaon has massive migration. The way Gurugram has grown in the last 10 years and the way it will grow in the next 10 years is massive. So similarly, जो आज का पेरेंट एक महसूस करता है यहाँ मूव होते कि नौकरी तो मिल गई या काम तो सेटल हो गया, अब नेक्स्ट वो सोचता है अपने बच्चे के स्कूल के बारे में. So that's what my
father also thought about कि अब ये 2 बच्चे हैं, इनको स्कूल में डालना है. There were not very many school options at that point. There were namely, 2, 3, 4 school options, and at that time donation used to be a huge thing. And this is we are talking long back, of course. We are your talking story. about, my story. Yeah. So we are almost talking like 30 years back, Yeah. right? So today Gurugram has changed. If I put numbers around it, Akshay, so at that time there used to be around 4 to 5 schools, prominent schools in Gurugram. Today we have around 250 to 300 prominent schools in Gurugram, right? So the number has changed in the last 20 Population years. भी बढ़ गई, migration बहुत Population भी बढ़ गई, अब need भी है. So उस agenda के साथ, my father was, he took me to all these schools and I took the written test. And उस समय एक donations का भी बड़ा होता था कि, बिना donation के बच्चों का admission नहीं होता. So I would clear the test and then my father would say कि अब बच्चे को admission दो. तो they would say कि अब मतलब घुमा फिरा के donation and whatever, these type of things would come out. So with that, he had this idea that, quality education should be available for anyone and everyone. He comes from a very modest background himself. Right. And when he migrated to Gurugram, he thought that this is a basic right. As per our constitution, education is a basic right and everybody and anybody should have right to this education sector. With that vision and a lot of hard work, perseverance, dedication, he started out with his first school in 2003. And with that, it just so happened that, today we are very fortunate. We have more than 20,000 students. Amazing. And we have 15 branches. So we are primarily in, Gurugram. Then we are also in southern Haryana. So that is your Rewari, Dharuheda, Kanina. Also in Faridabad. So we have 2 schools in Faridabad. One in Faridabad and one in Surajkund. And one is in Rajasthan, which is in Bhiwadi. आपका रोल क्या है इस चेन में अभी अगर हम डिफाइन करें? So I work in the schools as a director. So my role, my involvement is twofold. So what I do is overall planning, overall strategy, overall curriculum, everything we oversee. Of course, we have a very huge team which has, an R&D wing. We have a dedicated R&D wing. So with that, what we do is that all the curriculum planning, book selection, all of that happens with the lesson planning, all of the, trainings, the workshops, everything. So we have a dedicated team of research and development with 10 SMEs. Right. So they are subject matter experts of their field coming from best, schools. So they research what is the best pedagogy, best methodologies around the world and how to implement it in our group. Right. And then we also have a chain of, academic directors. So me and my brother are managing directors. Other than that, we also have academic director. And we have several principals, vice principals, coordinators, educators. So that's how the group is structured. So इसको ना different angle से देखते हैं आज एक school को. I'm sure though it's a very emotional chapter, आपने बोला कि father ने analyze किया कि this should be a right for everyone to get good quality education. Sure. But at the end of the day, everything works for money. I'm sure schools भी और हम जिस fraternity में काम कर रहे हैं, पैसे के बिना कुछ होता नहीं है. चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें, चाहे वो स्कूल्स की बात करें, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे वो हॉस्पिटल, हेल्थ, जिस भी चैप्टर की बात करें, मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और आई हैव सीन ऑफ कोर्स स्कूल जो है ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी है कहीं ना कहीं पे, बिकॉज इट्स वी हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट, प्रोमिनेंट लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर. और मैंने बहुत सारे ऑनर से ना एक चीज़ अंडरस्टैंड किया स्वाति, 10 साल लगते हैं ब्रेक इवन पे आने के लिए. उसके बाद आप कमाने का कुछ सोचते हो, विच ऑफ कोर्स एज अ बिजनेस हमारा राइट है उस पैसे को रिकवर करना, तभी हम बिजनेस कर रहे हैं उसको हम. तो व्हाट इज योर थॉट ऑन द सेम, और क्या आपका थॉट प्रोसेस है इसको लेके? कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका फॉलोइंग क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे कि क्या थॉट है आपका इसके लिए. डेफिनेटली देखिए, अब रियल एस्टेट तो अगर आप गुरुग्राम की बात करो या एक हरियाणा की इन जनरल बात करो, पर गुरुग्राम तो अपना एक अलग लीग में ही है. दैट इज इक्विवेलेंट टू लंदन नाउ. इवन वर्स, विदाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आई मीन इट इज व्हाट इट इज, राइट? So yes, real estate is something that's very, very challenging for anyone who's trying to enter. So अब जो हो गया है, एक जो मैं इस इंडस्ट्री में देख पा रही हूँ वो ये है कि जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो स्कूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं,
एट द सेम टाइम आज किसी के लिए अगर मान लीजिए कोई उठ के आज स्कूल खोलने की सोचता है तो इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव complete business proposal, right? First you have to acquire the land, which will not come anyways up to like 50 CR plus we are talking about. Yeah. Then you have to build the building around it, so that's another I will say at least 25 to 30 CR. So it is a huge undertaking financially to be able to build a school. Right. So that is something that is definitely there कि ये aspects तो definitely हैं कि कोई भी school के अंदर अगर आएगा तो they have to come from a big house. So Yeah. with my family, it has been very clear from day one. Like we don't, for 23, 24 years we've been doing this, and our businesses are separate, and the way we run schools, that is completely separate. So Okay. we run school in the way traditionally how schools are supposed to be run, and we have other businesses where we do make our, money, which we use further for our needs. So वो तो एक मैं ये बोलती हूँ कि पैसा तो चाहे कोई भी है उसके लिए एक बेसिक हाइजीन है. It's like basic hygiene, Yeah. right? Like you eat food, like you go to the washroom, you take a bath in the morning. It's like basic hygiene. So money is a basic hygiene thing. And then the schools or any other else social service type of initiative, like be it politics or be it anything else, that is a money taking initiative. It's not you don't gain financially from it, so to speak. So मतलब आप ये कहना चाहते हो कि स्कूल सिर्फ वेलफेयर के लिए चलाया जाता है या चलता है, बट स्टिल वी चार्ज मनी फ्रॉम पेरेंट्स, राइट? और मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ और ये कह रही हूँ कि स्कूल्स जो हैं वो अगर आप इस मानसिकता के साथ आओगे कि मैं 50 करोड़ की ज़मीन खरीदूंगा और फिर मैं उसके ऊपर 25 करोड़ का बिल्डिंग बनाऊंगा और फिर मैं पता नहीं यूनिकॉर्न बन जाऊंगा या मैं, तो वो फिर एक गलत सोच के साथ आप आ रहे हो क्योंकि वो अचीव ही नहीं हो पाएगा. मेरा क्वेश्चन वो एक लॉस मेकिंग इनिशिएटिव हो जाएगा अगर हम सिर्फ फाइनेंसेस की बात करें. मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछना चाह रहा था, फूड इज अ बेसिक नीड. सिमिलरली आई बिलीव एजुकेशन इज ऑल्सो अ बेसिक नीड. जैसे खाना चाहिए वैसे ही आज के टाइम पे एजुकेशन चाहिए इफ यू हैव टू ग्रो. नाउ हाउ वी डिसाइड फूड? वी डिसाइड फूड एज पर आवर पॉकेट अलॉज. इफ आई कैन अफोर्ड डोमिनोज आई विल ईट एंड गो and eat 200 rupees pizza or 300 rupees pizza. If my pocket allows 1,000 rupee pizza or 1,500 2,000 rupees pizza, I'll go to some 5-star and have pizza over there. That is my personal choice, I can say, or my pocket allows that, I can afford that, and I will be going for the same. Similarly, if I think in a perspective of a parent, जब एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं वो भी उनकी पॉकेट कैसे अलाउ करती है वैसे ही वो अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं. और एक स्कूल की फीस शायद 200 रुपये महीना भी है हमारे इंडिया में, और एक स्कूल की फीस 2,000 रुपये महीना भी है, और एक स्कूल की फीस 20,000 रुपये महीना भी है. नाउ दिस इज प्योरली अ पेरेंट चॉइस कि वो 200 से 20,000 तक ऑप्शंस हैं, और इवन 2 लाख रुपये महीना भी स्कूल एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम पे इंडिया. उनकी चॉइस है. स्टिल वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली, इफ आई टॉक अबाउट द करंट गवर्नमेंट और वट एवर द गवर्नमेंट इज, स्कूल फीस के ऊपर हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है? एक बायर और एक सेलर का चॉइस है. दैट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट? आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट फॉर 1 lakh. इफ समवन वांट्स टू बाय, उसका राइट है और मेरा राइट है बेचना. डेफिनेटली. सिमिलरली it goes with education also. If they are concerned with hike of a school fees, why they are not developing the government schools? हमें प्राइवेट स्कूल प्राइवेटाइजेशन क्यों है इंडिया में in terms of lot of things now. If you see airline also, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयरलाइन भी अपना सेल कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया उसको, ताकि सर्विसेज बेटर हो सके. मे बी दैट्स अ प्रोस्पेक्टिव, और गवर्नमेंट लॉस में थी, उसको नहीं कर पा रही थी. सिमिलरली एजुकेशन या तो फ्री फॉर ऑल होना चाहिए. अगर फ्री फॉर ऑल नहीं है, इफ प्राइवेटाइजेशन इज देयर, स्कूल्स आर रनिंग, तो पेरेंट्स का चॉइस है उसको चूज करना. तो व्हाई देयर इज अ टारगेट ऑफ फीस हाइक एजेंडा और इशू क्यों बनता है? आई थिंक आपने कई सारी बातें बोली, इसको एक एक करके अप्रोच करते हैं. आपने डोमिनोज पिज्जा खाने से शुरू किया, तो मैं यहीं से शुरू करूँगी, है ना? जैसे मेरे पेट में अगर भूख है तो वो मेरी पॉकेट डिसाइड करेगी कि मैं क्या खाऊंगी. अब गवर्नमेंट क्या करती है? सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड करती है. सरकार राशन दे रही है सब्सिडी में. अगर मैं BPL हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन हूँ, तो सरकार मेरे लिए प्रोविजन बना रही है जिसमें मुझे आटा, गेहूँ, चावल जो जो चाहिए वो मुझे मेरे हैसियत के हिसाब से मेरे ऊपर
मुझे प्रोवाइड करने का काम कर रही है। इसी तरह से स्कूल्स क्या करते हैं, इसी तरह से सरकार क्या करती है कि आपको सरकारी स्कूल का प्रावधान है कि आप जो है सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जब हम आ जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स पे, तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अगेन एज यू सेड डिपेंडिंग ऑन द पॉकेट ऑफ द पेरेंट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द विजन ऑफ द पेरेंट इज फॉर देयर चाइल्ड, दे पुट दैट चाइल्ड इनटू एनी टाइप ऑफ school, right? Yeah. And as you said, fees can be as low as 200 rupees, fees can be as high as 2 lakh rupees per month. तो उसका कोई हिसाब नहीं है, मतलब वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या विजन है, क्या अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा भी है जैसे देखिए कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, पर फिर भी अपने बच्चों को बहुत एक्सपेंसिव स्कूल्स में डालते हैं because they want to send their kids to the best of the world. बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बट देखिए बेस्ट तो 200 रुपए वाला भी हो सकता Absolutely. है और बेस्ट वो 2 लाख रुपए वाला भी हो सकता है। मे बी मुझे डोमिनोज का 200 रुपए का पिज्जा खा के मजा आता है और मुझे 2000 रुपए का पिज्जा खा के नहीं मजा आता है। सो दैट इज अ वेरी पर्सनल थिंग। जहाँ तक स्कूल फीस के बारे में बात है, उसके बारे में इशू क्यों आता है, क्योंकि वो किसी की डेली लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, किसी की और हर किसी की। क्योंकि जिसके भी बच्चे हैं वो अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकार क्या करती है, सरकार ये निर्धारित करती है कि आप अपनी स्कूल की फीस, एक प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो कितनी बढ़ा सकते हैं। और अगर स्कूल उस दायरे के बाहर जाता है तो वो एक गैर कानूनी, एक इलीगल काम हो जाता है, जिसमें डेफिनेटली पेरेंट्स को प्रोटेस्ट करना चाहिए और इस बात को सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। पर अगर वो एक पेरेंट का जिस मन की सोच है कि इतनी फीस बढ़नी चाहिए या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस बात से मैं अग्री नहीं करूंगी। बट सरकार बहुत क्लियरली, जैसे हरियाणा के अंदर बहुत क्लियर है कि आपका CPI प्लस 5% जो है उसके हिसाब से फॉर्म आप जो है अपनी फीस अपडेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के जो रूल्स हैं जो वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है कि आप कितना फीस बढ़ा सकते हैं, कितना नहीं बढ़ा सकते हैं। देखिए जब आप एक स्कूल चलाते हैं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। देखो मेरा बड़ा अपफ्रंट सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर पे मेड है, हमने कोई उनके बच्चों के एडमिशन का डिस्कशन चल रहा था। तो शी वाज लाइक कि मुझे कोई अच्छे प्राइवेट स्कूल में डालना है। जो आपने बोला कि हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में हो, तो वो चाहता है अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना। तो आई आस्क्ड हर क्वेश्चन कि सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डाल रहे आप, क्योंकि अब मुझे पता है उनकी आर्थिक सिचुएशन क्या है और फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे जो स्कूल वो प्लान कर रहे हैं। तो फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा सोच के कि अभी एक्साइटमेंट में तो आप डाल दोगे, बट आगे कैसे प्लान करोगे, 1 महीना आपके पास काम नहीं है या आपके हस्बैंड के पास काम नहीं है, हाउ यू आर गोना अफोर्ड इट। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि आपने सरकारी स्कूल जाके कभी हाल देखा है उनका? तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। गवर्नमेंट इंसिस्ट करती है हम फीस ना बढ़ाएं और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्राइवेट स्कूल्स को, बट गवर्नमेंट स्कूल्स जो इनके हाथ में है, जो इनके कंट्रोल में है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है? मतलब रियलिटी तो है ना हमारे स्कूल्स इन इंडिया। बिल्कुल है, ये रियलिटी बिल्कुल भी आप गलत नहीं बोल रहे हैं। और मैं इससे ना कहीं आपको अपना एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से कुछ ड्रॉ करूंगी। जब मैं US में थी और मैं कंपनीज में काम कर रही थी, मैंने एक चीज देखी कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो क्या हुआ है, नया CEO ले आए। अब CEO ले आए तो CEO अपना सिर्फ वो 1 साल का 2 साल का सोच रहा है, क्योंकि उसको शेयर होल्डर्स को जवाब देना है। तो वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ उतने 2 साल में सोच रहा है कि मेरा क्या ग्रोथ होगा, मेरा क्या रिटर्न आएगा, मेरा क्या आएगा, मैं शेयर होल्डर को क्या जवाब दूंगा। कहीं ना कहीं देखिए सरकार में भी यही होता है, चाहे वो आप भारत की सरकार की बात करो, चाहे विदेशों की सरकार की बात करो, वो सिर्फ अपने टर्म की बात कर रहे हैं। आप पिछले का 50 साल, पिछले का 100 साल 5 साल में नहीं सुधार सकते। बट जो ये मैं ये जरूर ये कहूंगी कि जो अभी NEP की जो कई चीजें आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। अब थोड़ा डेटा से देखते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ आई लाइक टू लुक एट थिंग्स, राइट? दैट्स हाउ आई लाइक टू स्ट्रक्चर थिंग्स। मुझे चीजें वैसे ही समझ में आती। तो अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट में पूरे इंडिया में लगभग 25 करोड़ बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल सिस्टम में, यानी कि किंडरगार्टन से लेके, छोटी सी कक्षा से लेके 12वीं तक की कक्षा की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 20% ऑडियंस ऑफ इंडिया। हाँ, मतलब यस करेक्ट, 20% ऑडियंस और लगभग 25 करोड़ जो बच्चे हैं आज की डेट में स्कूल सिस्टम में हैं, सरकारी प्राइवेट सब कुछ मिला के। इसमें से अगर हम बात करें हमारे पास स्कूल्स कितने हैं, स्कूल्स हैं लगभग 15 लाख स्कूल है, 14,70,000 कुछ 15 लाख के करीब स्कूल्स हैं। और लगभग पूरे इंडिया में 96 लाख, लगभग 1 करोड़ टीचर्स हैं।
ये एक स्टेटिस्टिकली आपने डेटा देख लिया। अब इसके अंदर जो मैंने आपको 15 लाख स्कूल्स बताए, ज्यादातर जो स्कूल्स हैं वो सरकारी स्कूल्स हैं, यानी कि इसमें से 70% से ज्यादा जो स्कूल्स हैं वो सरकारी स्कूल, ऑलमोस्ट 11 लाख के आसपास। यस। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सिर्फ 22% या कुछ बचते हैं, मतलब कुछ ऐसे अनएडेड स्कूल्स भी आते हैं, एडेड भी होंगे, एडेड की मैं बात कर रही हूँ, मैं अनएडेड की बात कर रही हूँ। उसमें लगभग जो है प्राइवेट स्कूल जो है वो लगभग आपके एक बहुत ही छोटा सा परसेंटेज उसके अंदर आता है। तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बेसिकली एक रिफाइंड जेंट्री जाती है, जैसे कि आपने कहा, जो कि अफोर्ड कर पाती है, और सरकारी स्कूल सबके लिए है। सो ये दो तरीके से सरकार को इन चीज़ों पे काम करना होता है। एक तो जो उसकी बिग मशीनरी है, क्योंकि आज भी जैसे मैंने कहा 70% तो सरकारी ही स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो सिर्फ 20% है। तो वो कितना सा ही मार्केट को सर्व कर रहे हैं, कितना ही जो पूरी जेंट्री है उसको सर्व कर रहे हैं। तो उनको टू फोल्ड काम करना है। पहला, उनको जो अपने सरकारी स्कूल्स हैं उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर अपग्रेडेशन करते रहना ज़रूरी है। और उसमें हर तरह की बातें आ रही हैं। अब सरकारी स्कूलों में आप AI की भी बात करो, रोबोटिक्स की भी बात करो, ये सारी बातें करें, बट फिर हमें रियलिटी समझ आती है कि भैया हमारे तो सर पे छत भी नहीं है, और हम बात कर रहे हैं रोबोटिक्स की, और हम AI की बात कर रहे हैं। हम एक तरफ बात कर रहे हैं टैबलेट्स बांटने की, और हमारे बच्चे को तो टैबलेट होता क्या है, ऑन कैसे करते हैं उसको तो वो भी नहीं, उसको ईट और टैबलेट के बीच में अंतर नहीं पता। True. है ना? सो रियलिटी और रियल और रियलिटी इज डिफरेंट। It's different, and it's it's somewhere we have to be empathetic also, that it is a very huge difficult thing to even solve for any government. We have to understand कि इतने सालों की जो चीजें हैं, आज इंडिया जिस स्पीड पे भाग रहा है, देखिए स्कूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम वही ग्रोथ को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि जो हमारा ये जो आगे का पोटेंशियल है इसको हम सही तरीके से नर्चर करें। तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट हैज़ टू कीप अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव टू कीप अपग्रेडिंग द, जैसे मैंने LOs के बारे में बात करी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दे हैव टू कीप द स्कूल्स अकाउंटेबल। कि आपके सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ा जो इशू है वो आप देखेंगे एब्सेंटिज्म का है। किसी भी गिवन डे पे ज्यादातर टीचर्स एब्सेंट होते हैं। सो दैट इज, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, टीचर्स भी, बच्चे स्टडीज पढ़ सकते हैं, बच्चे भी, बट बच्चे नहीं आए, वो डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए, पर टीचर भी नहीं आया। आप खुद अपना सोच के देखिए, जब आप बच्चे होंगे, अगर आपकी टीचर नहीं आ रही है तो आप स्कूल जाके करिएगा क्या? What will you do when you go to the school? What will you do? So that is a huge issue that the government schools have. So it's not like that they don't, मतलब the major issue or the major problem is with this government schools. Why? Because they are 70% of it. They are the major chunk of the schools. The 15 lakh schools, almost 70% of them are government schools. So now if we talk about the private, they are 20%. They are doing good work. They are giving the result. They are, improving the literacy rate. Not all, but I will say better than if you compare like the government schools. Now the thing there is कि government definitely has to put the schools and private schools in check as well. जब तक कोई एक hard policy नहीं आती है कि things are going to be privatized or whatever it is, and there are lots of cases on that as well, which are going on, because there is definitely a chain of thought which is wanting कि privatization should happen so that सुधार आ पाए। पता नहीं आप सरकारी स्कूलों को कितने समय में सुधार पाएंगे, तो इसीलिए इट इज रिक्वायर्ड कि हम प्राइवेट स्कूल्स की तरफ सोच के जो काम कर पा रहे हैं उसको तो करने दो। वही मेरा क्वेश्चन है, मतलब कि क्यों नहीं करने देते? नहीं, करने दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट डेफिनेटली इफ द रेगुलर, ये जो आपका इतना ज्यादा जो मॉनिटरिंग है, ज़्यादा monitoring is never a good thing, because it stops growth. Yes. But definitely keeping the private schools in check is also very much required. Check on quality is very important, of course, कि वो deliver हो रही है या नहीं हो रही, that is very important. Understand. So आप इस स्कूल में, अब जैसे आपने बताया कि you are one of the managing director over there, तो आप इसको I'm sure entrepreneurship के एंगल से देखते होंगे कि as a business owner क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में, नॉट ओनली एकेडमिक साइड बट ऑन द अदर साइड्स, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आप क्लोजली मॉनिटर करते हो उस चीज़ को? So मुझे definitely other than academics it would be the extracurriculars. One trend that I see in Haryana, and rightly so, is that children take a lot of interest in sports. Right, because we have
so many things, you know, so many of our leaders in sports, you know, so हमने many of our अपने इवेंट्स में विजेंद्र सिंह को होस्ट किया है, गीता फोगाट को होस्ट किया है, साक्षी मलिक को होस्ट किया है, इंटरेस्टिंगली सारे हरियाणा से सारे हैं। हरियाणा से हैं। तो बिकॉज ये सारे हरियाणा से हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बच्चों में स्पोर्ट्स की तरफ। बट सच्चाई कहीं ना कहीं क्या है कि स्पोर्ट्स डेफिनेटली आज की डेट में एक नेसेसिटी है, बिकॉज ओबिसिटी जितनी बढ़ती जा रही है, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। हेल्थ एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स में एक करियर बना पाना, और वो भी एक सक्सेसफुल करियर बना पाना, दैट इज अ डिफरेंट चैलेंज, बिकॉज if there are thousands Yeah. of people, only one is succeeding somewhere. Yeah. So sports is something that, you know, like all the various extracurricular activities, जैसे उसमें sports भी आता है, उसमें computers भी आता है, तो उसके अपने अपने ना nuanced challenges हैं। जैसे sports सब बच्चे खेलना चाहते हैं, बट परसू बहुत लिमिटेड करना चाहते हैं, सबको पता है इसमें आगे स्कोप नहीं है। इसी तरह से कंप्यूटर्स, हम आज एक नेशनल लेवल पे जरूर बोलते हैं कि यू नो आईटी जो है वो इंडिया लीड कर रहा है, यू नो इंडिया इज यू नो द लीडर इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल। बट जब मैं देखती हूँ स्कूल लेवल पे, तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चे आज भी पेंट कर रहे हैं, आज भी पेंट सॉफ्टवेयर आता था। I've seen lot of schools are still using it. They are thinking of their main subjects as the main subject. बच्चे को पता है मम्मा पापा पूछेंगे मैथ्स में कितने आए, साइंस में कितने आए, कंप्यूटर्स में कम भी आएगा तो चलेगा। तो the child is not taking computers as a very serious subject. The parent is still not taking. So वो जो एक gap आता है, when I studied in the US, and the gap that I could see between, you know, my American counterparts and me, it was this कि हमने तो theoretically पढ़ा था computers, उन्होंने प्रैक्टिकली किया है, उनको सब प्रैक्टिकली आता था। तो वो जो रिफाइंड होके कॉलेज सिस्टम तक पहुंचते हैं, वो उनको इंटरेस्ट है, इसीलिए वो उस फील्ड में आए। हमारे तो यहाँ पे ट्रेंड है कि सबको इंजीनियर बनना है। एग्जैक्टली, वेरी इंटरेस्टिंग आपने जो बोला ना। मैं एक बिलीवर हूँ, एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इफ समवन आस्क मी ना आप कहाँ के एलुमनाई हो, है ना, जैसे आपने मेरे से अभी पूछा, आई मेंशन्ड आई एम फ्रॉम चितकारा यूनिवर्सिटी, तो मैंने अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं किया है कहीं पे, जबकि मेरे एक स्कूल ने 15 इयर्स मैंने अपने लाइफ के स्पेंड किया है वहाँ पे। इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम नर्सरी टू टिल 12th, मैं एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ लुधियाना में, BCM स्कूल, बहादुर चंद मुंजाल मेरा स्कूल था। आई नेवर मेंशन अबाउट माई स्कूल, आई ऑलवेज मेंशन अबाउट माई यूनिवर्सिटी। सो मैं हमेशा एक ट्रेंड नोटिस किया है कि अ किड स्पेंड ऑलमोस्ट 15 years in school and then 3 to 4 years for graduation or post graduation in some university or college. वो सारा क्रेडिट ना कॉलेज ले जाता है बीइंग एन एलुमनाई। आप जब भी पूछते हैं, आप इंटरव्यूज देखते होंगे अगर आप भी, तो अब फॉर एग्जांपल समवन आस्किंग रितेश अग्रवाल और रूम्स के फाउंडर को कि आप कहाँ से पढ़े हैं, ही सेड आई एम ड्रॉप आउट, ही नेवर मेंशन आई एम पास आउट फ्रॉम दिस स्कूल। अरे ड्रॉप आउट तो कॉलेज से हो, कहीं तो कंप्लीट किया होगा कुछ। तो ये लैक क्यों है हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्पेसिफिकली? व्हाई स्कूल्स आर नॉट एबल टू गेट द क्रेडिट ऑफ व्हाट दे बिल्ड? मुझे ये लगता है कि कॉलेज ने शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया मेरी लाइफ में जितना स्कूल ने किया होगा। यस, राइट, बट स्टिल क्रेडिट goes to my university. So I think a lot, you know, and I meet, I'm so fortunate that I get to interface with so many people, right? And I've had such a you know varied background कि इस चीज के बारे में मैंने भी बहुत बार सोचा। मैं इसका आपको 2 तरीके से जवाब दूंगी। पहला तो ये है कि जितनी भी आप पुरानी संस्थाएं देखेंगे एजुकेशन की, मोस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, right? Because of course we got independence only in 1947. We as a nation are so young that, you know, even our schools and colleges and all, they are not so young, so old. Even if you talk about colleges, अगर हम IITs वगैरह ऐसा legacy नहीं build किया, तो इसीलिए एक तो वो चीज़ है कि कॉलेज ही लेगेसी नहीं बिल्ड कर पाए हैं, तो स्कूल्स का लेगेसी होना तो बहुत ही कम स्कूल्स है। जैसे अगर मैं संस्कृति या वसंत वैली इनकी बात करूं, जो एक नेशनल लेवल पे जाने जाते हैं, दून स्कूल या फिर ला मार्टिनियर, यू नो, हु हैव दैट काइंड ऑफ लेगेसी। और अगर आप उन स्कूलों के बच्चों से मिलोगे तो वो जरूर बोलेंगे कि हम संस्कृति में पढ़ते हैं या हम ला मार्टिनियर में पढ़ते हैं, अपनी गाड़ियों के पीछे भी लिखते हैं, अपनी गाड़ियों के पीछे भी। मैं वही बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड हमें, आपको नहीं लगता कि हमें इवन न्यू एज स्कूल को भी अडॉप्ट करना चाहिए? सो मेरा यहाँ पे ओपिनियन ये है कि हम अपने एलुमनाइज को इतनी रिस्पेक्ट और उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते। For example, if I say something I want to do for my university will welcome me for sure. I wrote a book
द टाइटल वाज स्टार्टअप वर्सेस गर्लफ्रेंड. Okay. तो वो लॉन्च मेरी यूनिवर्सिटी ने की वो बुक. Okay. जस्ट इमेजिन 2000 बच्चों को बुला के पूरा स्टेज शो करके उन्होंने मेरी बुक लॉन्च की. सेम ईमेल आई हैव सेंट टू माय स्कूल आल्सो दैट आई wrote this book and I want to launch this book in my school. I never got a reply from the That's school. very So unfortunate. that's what I guess we are missing out. आप जो कल्चर से हो, स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योरल बैकग्राउंड से, मुझे ऐसा लगता है स्कूल को जब एक होराइजन को बड़ा करना है और उसको ग्रो करना है तो उसको एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से सोचना पड़ेगा कि मुझे फ़ायदा कहाँ कहाँ से मिल सकता है. True. वो उठा ही नहीं पाते. एंड आई गेस वी पीपल आर वेरी इमोशनल फॉर आवर स्कूल्स. अब मेरा स्कूल मुझे अगर इनवाइट करे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के लिए तो मुझे लगता You नहीं है would कि love to go. मैं लव टू गो एंड मे बी मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट ही करके आऊँगा. True. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट आवर रोबोटिक्स लैब, तो मेरा स्कूल जब बोलेगा मैं फ्री दे दूंगा वहाँ पे लैब, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बिकॉज दैट आई हैव एन इमोशनल कनेक्शन विद माई Makes sense. प्लेस. मैंने 15 साल स्पेंड किया है वहाँ पे. तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमारे जो एजुकेटर्स हैं, स्पेसिफिकली स्कूल को चलाने वाले, वो एजुकेशन पे इतना फोकस करके बैठे हैं कि वो आसपास देखते ही नहीं है कि व्हाट इज गोइंग इन द वर्ल्ड और ट्रेंड क्या है और चाहिए क्या. For example, I go to gym, or I'm sure you must be doing some exercise or gym. मेरे स्कूल ने नहीं बताया मुझे कि रेगुलर एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में. मेरे स्कूल ने नहीं बताया मुझे कि जंक फूड नहीं खाना. मेरे स्कूल ने नहीं बताया कि डाइट कितना इंपॉर्टेंट है आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ना स्कूल्स में भटके हुए हैं. आज की जनरेशन बहुत फास्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है. उनको सब नहीं सीखना जो स्कूल सिखा रहा है. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, इफ आई टॉक अबाउट, मुझे लगता है मैंने अपनी हिस्ट्री में हमेशा सब नेगेटिव सीखा है. ये मेरा परसेप्शन है, मेरी लर्निंग है. इंडिया में मुगल्स आए, लूटा चले गए, ब्रिटिशर्स आए, लूटा चले गए, पारसीज आए, लूटा चले गए. दैट इज नॉट माई इंडिया. माई इंडिया इज समथिंग डिफरेंट नाउ. माई हिस्ट्री शुड बी अबाउट रतन टाटा, द काइंड ऑफ लीगेसी ही बिल्ट इन दिस नेशन. और मतलब और भी बहुत कुछ है हमारे हिस्ट्री में सीखने के लिए. तो ये चेंज क्यों नहीं आ पाता? और ये स्कूल प्रिंसिपल स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे कि इनको बदलने की ज़रूरत है. एक बहुत ही सीनियर काउंसलर, आई विल नॉट नेम हिम, वो हमेशा बोलते हैं कि प्रिंसिपल्स अपने आप को ना छिपकली समझती है. कि जब छत पे है ना, उसको लगता है मैंने छत उठा रखी है. Oh my God. ऐसा नहीं है. Right. आपको सोचना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये सिस्टम कैसे चलता है. स्कूल्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. स्कूल्स आर, अब मैंने आपसे बात करी पेंट की. मैं अभी बहुत सारे स्कूल्स में विजिट करता हूँ तो मैं देखता हूँ, पूछता हूँ कि 3rd ग्रेड में बच्चा क्या सीख रहा है. पेंट. अरे कैनवा, एक छोटा सा ट्रांजिशन की जरूरत है. इफ वी आस्क प्रिंसिपल कि आप पेंट क्यों करवा रहे हो, वो बोलते हैं हमारे सीबीएसई में सिलेबस में है. सीबीएसई सिलेबस से कि आपको ये आउटकम चाहिए, वो ये नहीं बोलता आप कौन से टूल से आउटकम लेके आ रहे हो बच्चे में. तो वो इम्प्लीमेंटेशन, वो चेंज, वो ये क्यों नहीं समझा जाता कि एजुकेशन इतना बड़ा टूल है. मतलब यू आर बिल्डिंग or spoiling nation, or you are building and spoiling lives of lot of families, lot of generations, but they are not taking that profession so seriously कि वो change कैसे आएगा. क्या ओपिनियन है आपका इसमें? मेरा ओपिनियन ये है अक्षय कि आई थिंक जिस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो ना, आई गो बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड विद. ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बट मीडियोकर काम भी बहुत है ना. सो कहीं ना कहीं बात ये है कि अच्छा काम करने वाले भी स्कूल्स बहुत हैं, अच्छा काम करने वाले प्रिंसिपल्स भी बहुत हैं. और प्रिंसिपल एक ऐसी पोजीशन है जिसके लिए, बिकॉज आई हैव सो मेनी प्रिंसिपल्स इन माय ग्रुप एंड आई थिंक I have so much respect for this particular position because you do so much. You don't only just manage a team of educators. You are impacting the lives of so many students who are sitting in your school. I remember मुझसे अभी पहले चेष्टा ने पूछा था कि आप क्या बनना चाहते थे बड़े होके, and I remember it was a teacher. Because when I was a young kid, I must have seen some teacher who was very motivated, who was like such a positive influence in my life that I wanted to grow up and become a teacher. So I think it is a little bit about what you're addressing is not. You're not wrong in what you're saying. हमारा जो टाइम था ना, you are absolutely right. मुझे लगता है कि मेरे टीचर ने भी क्लास में जब पूछा होगा ना कि what do you want to become in your life, तो 80% students used to say teacher. Ask this generation. No one wants to become a teacher because वो image इतना खराब हो चुका है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है आज की जनरेशन को कि ये जो पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं चाहिए. I want something different. जैसे आपने बात करी
यार अक्षय यार पॉडकास्ट शुरू करते हैं मेरे स्कूल के लिए, दैट्स अ माइंडसेट व्हिच वी वांट इफ वी वांट टू ग्रो आवर एजुकेशन सिस्टम, व्हिच आई बिलीव. तो वो चेंज लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये टीचर्स प्रिंसिपल्स जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे कंट्री में. दैट इज व्हाट इट इज. सी कहीं ना कहीं देखिए टीचर्स, जैसे मैंने आपको कहा, लगभग 1 करोड़ टीचर्स पूरे इंडिया में है. अगर मैं अपने ग्रुप में ही बात करूं, मेरे पास 2,500 से ज्यादा टीचर्स हैं. अब उसके अंदर मैं कहूँगी 95% जो एम्प्लॉयज हैं वो महिलाएं हैं, राइट. सो व्हाट दैट मीन्स इज दैट वेरी फ्यू, लाइक इट इज वन ऑफ दोज फील्ड्स वेयर देयर इज वेरी लेस मेल, मोस्टली फीमेल्स. एंड आज भी वो जो फीमेल्स हैं वो ब्रेड अर्नर नहीं है अपनी फैमिली की. सो दे नो दैट वी आर जस्ट वर्किंग आउट ऑफ पैशन और समथिंग, बट वी आर नॉट द द ब्रेड अर्नर. सो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो भी शायद अपने काम को इतना सीरियसली कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सोचते हैं हम नंबर 1 पर्सन नहीं है अपने फैमिली के, हम नंबर 2 हैं. But I think that in itself, if that changes, when the teacher starts thinking, when the principal starts thinking, when the coordinator, when the educator starts thinking that I am impacting so many lives on a daily basis. मैंने छोटा सा भी, अगर मैं दुखी हूँ, मैं नाराज हूँ, मैं परेशान हूँ कि क्लास पढ़ा रही हूँ, तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने 40 मिनट वो क्लास ऐसे पढ़ाया, वो उन बच्चों पे जो इम्पैक्ट है वो आपका सालों तक जाता है. So I think the day that changes, that is the day when the kind of things you're talking about, that will bring about. So when I talk about my group, I see principals who are working day and night to better their students, where I see educators who I won't say कि सारे educators मेरे पास perfect हैं, but I will say a good chunk of them, 70 to 80% of them, they work day and night, they work laboriously to make sure that we are able to give the district toppers, the state toppers, the student who will do the best in computers, or the student who will do the best in this particular sport or that. So it's about mindset. Right. मेरे से ना भी किसी प्रिंसिपल ने पूछा कि अगर हम स्टार्टअप से कुछ सीखना चाहें तो क्या सीख सकते हैं. आई सेड आई वर्क विद बोथ द कम्युनिटीज, एजुकेशन एंड स्टार्टअप्स. द लर्निंग व्हिच everyone should derive from startup is, startups don't believe in competition, they believe in collaboration. Okay. On the other hand, school believe in competition, not collaboration. Okay. एक प्रिंसिपल स्कूल में बहुत अच्छी चीज़ करता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिरिट और ये इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो सोर्स प्रिंसिपल को कॉल करके बताएं कि मैंने इम्प्लीमेंट किया और इसका ये इम्पैक्ट आया, यू शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट इन योर स्कूल. हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि मैंने इम्प्लीमेंट किया, किसी को बताना नहीं है कि इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है. So I personally believe आप जितना शेयर करोगे ना उतना ब्लूम करोगे. और स्पेसिफिकली कंट्री लाइक अस, वी आर अ ग्रोइंग कंट्री, वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड द काइंड ऑफ ग्रोथ इज हैपनिंग इन इंडिया, और पूरे वर्ल्ड में इस टाइम किसी कंट्री में नहीं हो रही. दैट्स अ फैक्ट एंड हार्ड रियलिटी एज वेल, दो हम एक्सेप्ट नहीं करते. व्हेन यू ट्रैवल देन यू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं इस टाइम. तो मुझे लगता है कि हमें ये बिल्कुल हेयरलाइन डिफरेंस है, वे यू हैव टू जस्ट जंप फ्रॉम competition to collaboration. So I'm sure आपका भी ये thought होगा कि collaboration is very important. See, I think both things are very much important, right? Competition has its own space. Healthy competition is always important. Yes. And even I'll not say unhealthy competition is good, but the thing is जब आप 150 करोड़ की आबादी में जी रहे हैं, तो competition तो आपका by birth हो रहा है, right? So it's not something that you can skip, and it's something that you have to understand that you will have to live with for the rest of your life. So वो एक healthy competition, एक constructive feedback लेना और लेना आना बहुत ज़रूरी है. अगर हम प्रिंसिपल्स के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, और अगर मैं एक प्रिंसिपल हूँ और मैं किसी प्रिंसिपल को देखती हूँ वो मुझसे बेटर काम कर रहे हैं और मैं चिढ़ जाती हूँ इस बात से, तो मेरा ग्रुप कभी ग्रो नहीं करेगा, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंपटीशन इन इंडिया विल ऑलवेज बी देयर. और आई गेस इकोसिस्टम जेलसी वाला है ही नहीं. आपको बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए. मुझे अगर आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो मुझे बिल्कुल बोल देना चाहिए कि मुझे क्या नहीं अच्छा लगा, और आप वो एक एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है. और साथ ही साथ इसी को कोलैबोरेशन बोलेंगे कि हम कोलैबोरेट कर पा रहे हैं सबको ग्रो करने में. सो आज इंडिया जिस स्टेज पे है, अगर सारे स्कूल्स चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर ये एक हेल्दी सेंस ऑफ कंपटीशन एंड अ हेल्दी सेंस ऑफ कोलैबोरेशन में नहीं आएंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही खतरनाक हो सकता है. ट्रू. बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली आपने. एक्चुअली ये कोलैबोरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली हेल्दी कोलैबोरेशन और हेल्दी कंपटीशन एज वेल. एक थॉट ना मेरे माइंड में आता है हमेशा कि अब एक चीज़ मैंने पिछले 2 साल से इम्प्लीमेंट की है जो शायद मेरा स्कूल को मुझे सिखानी चाहिए थी, और
वो डर की वजह से मैं सीख नहीं पाया स्कूल में. लास्ट सिंस 2 years आई स्टॉप्ड झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दिया. जीरो. राइट. मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हुए हैं इस चक्कर में, बिकॉज आई गॉट वेरी ब्लंट कि ये सच है और यही है. ये है तो है. अब मुझे लगता है कि ये स्कूल मुझे अगर सिखाता या मेरे क्लासमेट्स को सिखाता, 40 लोगों को सिखाता, तो वो कहाँ से आज शायद 4,000 4 लाख 4 करोड़ लोगों तक पहुंचती वो बात. कि सपोज मैं एक नोटबुक नहीं लेके आया, अब मेरी क्लास टीचर का इतना डर था कि मैं झूठ बोल रहा था कि मैं नोटबुक क्यों नहीं लाया. सच ये था कि मैं भूल गया, मैं बोल नहीं पाया. मैम मैं बारिश में आ रहा था, मेरा बैग गीला हो गया और मेरी बुक खराब हो गई तो मुझे घर छोड़ के आनी पड़ी. मतलब वो बोलते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. एंड दैट्स अ फैक्ट ऑल्सो. तो ये छोटी छोटी लर्निंग्स हैं जो मुझे लगता है कि स्कूल को समझ के, अंडरस्टैंड करके, इम्प्लीमेंट करके बच्चों को सिखानी चाहिए, जो कि हर एक इंसान के फ्यूचर में काम आती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, डाइट इज इम्पॉर्टेंट, हेल्दी फूड इज इम्पॉर्टेंट, सच बोलना इज इम्पॉर्टेंट. तो ये फैक्टर्स भी इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे ना हमारे इकोसिस्टम में, तो टेक्नोलॉजी देखो आज के टाइम पे हर बच्चा अपने आप अडॉप्ट कर जाएगा. इट्स सो फास्ट. यू सी किड्स 3 year 2 years दे नो हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप, फोन्स. ये इनहेरेंट है. ये तो अब आना ही आना है. ये तो अब जिस एरा में हम चल रहे हैं, नो वन कैन स्टॉप इट. तो मुझे लगता है मोरल वैल्यूज और कल्चरल वैल्यूज और ये सोशल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. राइट. सो